कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय वैद्युत चालन में समझे वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता क्या होती है, इसकी परिभाषा समझ लें। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स या मो MHO मो होता है या साइमन भी होता है या साइमन। इस प्रकार से वैद्युत चालकता का मात्रक ओम इनवर्स या मो या साइमन होता है। अब इसकी बीमी सूत्र m-1 n-2 T3 A स्क्वायर। इस प्रकार वैद्युत चालकता का विमीय सूत्र m-1 n-2 T3 A स्क्वायर होता है। दोबारा समझ ले, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स या मो या साइमन होता है और इसका विमीय सूत्र m-1 n-2 T3 A स्क्वायर होता है। अब अगली टॉपिक के बारे में सुने समझे। दूसरी टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम। अब इसमें समझें ओम ने क्या बताया है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में अर्थात ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में अर्थात ताप में कोई परिवर्तन न हो तब चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी
तथा चालक में बहने वाली धारा चालक में बहने वाली धारा कोष्ठ में I का अनुपात नियत होता है। अर्थात ये कह सकते हैं, अर्थात V अपान I इक्वल टू नियतांक, या इसी नियतांक को R से भी प्रदर्शित करते हैं, या V अपान I इक्वल टू R, जहां पर R चालक का प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध है। इस प्रकार से V और I में यदि हम ग्राफ खींचे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यदि V और I में ग्राफ खींचा जाए, यदि V तथा I में या PV ग्राफ V तथा I में ग्राफ यदि मान लीजिए x अक्ष पर V को दर्शाया जाए और y अक्ष पर I को ले हम, यह मूल बिंदु है, तो यह एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। मतलब यदि ओम्स लॉ को प्रूव करना हो, सिद्ध करना हो बाई प्रैक्टिकल लैब के द्वारा, तो हम किसी चालक में या किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर को मेजर करते हैं, इसका विभवांतर का भिन्न भिन्न मान लेते हैं और उसी भिन्न भिन्न मान पर I की वैल्यू मतलब करंट की वैल्यू नोट करते हैं और V तथा I में ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिसमें x अक्ष पर पोटेंशियल विभवांतर V को लिया जाता है तथा y अक्ष पर करंट I धारा को लिया जाता है। इस प्रकार से V और I में जब ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम ओम्स लॉ को लैब के द्वारा प्रूव भी कर सकते हैं। अब अगली टॉपिक अब आज की तीसरी टॉपिक अपवाह अथवा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए। इसको ध्यान पूर्वक समझें और इसका नोट्स, टेक्स्ट बुक और कुछ मेरे वीडियो की सहायता से बनाएं। ये आज की इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें यदि मान लीजिए किसी चालक तार की लंबाई, यदि किसी चालक तार की लंबाई L तथा इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा सिरों पर लगाया गया विभवांतर, 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 लगाया गया विभ
भी हो तब चालक के या तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू हो जाएगा V बाई L। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब यदि यह निकालना चाहें उस चालक में या चालक पर लगने वाले बल को निकालना चाहें या चालक में जो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उस पर कितना बल लगेगा, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F इक्वल टू हो जाएगा E इंटू ई। अब इक्वेशन 1 से E का मान यहाँ पर रखने पर यह हो जाएगा E इंटू V बाई L। F निकल गया इस तरह से, यह इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन 1 से E की वैल्यू E के स्थान पर रखा गया है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F इक्वल टू E इंटू V बाई L हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसमें यह निकालेंगे कि यदि वह इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में त्वरित होता है तो उस पर एक त्वरण भी क्रिएट होता है, त्वरण A का मान निकलेगा। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m मान लें, अतः उत्पन्न त्वरण A इक्वल हो जाएगा F बाई m, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब F की वैल्यू इक्वेशन 2 से F का मान यहाँ पर रखेंगे, ये हो जाएगा आपका EV अपान m इंटू L। यह इक्वेशन नंबर हो जाएगा 3। इस प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉन में जो एक्सेलरेशन, जो त्वरण क्रिएट होता है उसकी वैल्यू निकल गई A इक्वल टू EV अपान L। अब ये निकालेंगे उस चालक में जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, n मुक्त इलेक्ट्रॉन यदि गति कर रहे हैं तो उनका अनुगमन वेग कितना होगा। चूंकि इसके पहले बताया गया है, यह जानते हैं किसी चालक में n इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। चूंकि किसी चालक में, इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, समझ ले ध्यान से, क्योंकि किसी चालक में n इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को ही इलेक्ट्रॉनों या मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग को ही मुक्त
इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। ये इसके पहले भी जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। किसी चालक में n इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं, इसके पहले ही बताए हैं। अतः Vd इक्वल टू U1 प्लस a टाउ 1 प्लस U2 प्लस a टाउ 2 प्लस डॉट 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 अपान हो जाएगा n, या कह सकते हैं इसको U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN बाई n प्लस ये हो जाएगा a टाउ 1 a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 प्लस a टाउ n अपान n, या Vd इक्वल हो जाएगा, चूंकि इसकी वैल्यू जो यह इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग है इसका मान 0 होता है। मतलब किसी चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका औसत वेग 0 होता है, अर्थात U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN अपान n की वैल्यू 0 होती है। अब बचा शेष यह a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 प्लस a टाउ n अपान n। इस तरह से यह हो जाएगा a टाउ, इक्वेशन नंबर हो जाएगा यह 4th। यहाँ पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN अपान n, इसकी वैल्यू 0 होती है। और बचा शेष a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 प्लस डॉट 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 a टाउ n अपान n, जिसमें a कॉमन कर लेंगे, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n बटे n की वैल्यू टाउ होती है। औसत क्रांतिकाल है यहाँ पर, टाउ मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत क्रांतिकाल है। अब इक्वेशन 3 और 4 से, मतलब इक्वेशन 3 से a का मान इक्वेशन 4 में रखेंगे, और इक्वेशन 3 और 4 से मतलब a की वैल्यू 3 से रखेंगे 4 में, ये हो जाएगा Vd इक्वल टू a की वैल्यू EV अपान m इंटू L इंटू हो जाएगा टाउ, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 5। अब उसमें प्रवाहित धारा निकालना है कि चालक में कितनी प्रवाहित धारा है। अतः चालक में प्रवाहित धारा I इक्वल जानते हैं NEAVD होता है। अब इक्वेशन 5 से Vd का मान यहाँ पर रखेंगे, ये हो जाएगा NEAVD का मान EV अपान m इंटू L इंटू कर लेंगे टाउ, या कह सकते हैं इसको n e स्क्वायर, ई से ई का गुणा हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, इंटू a इंटू टाउ अपान m इंटू L इंटू V हो जाएगा। ये हो जाएगा I इक्वल टू, या कह सकते हैं इसको
V इक्वल टू हो जाएगा, या V अपान आई निकालेंगे, आई जाके बटे हो जाएगा, यह पूरा आ जाएगा लेफ्ट साइड में, ये हो सकता है V अपान आई इक्वल टू हो जाएगा यम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ। ये हो गया, जिसमें अब यम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ की वैल्यू कांस्टेंट है। यदि चालक के ताप को हम स्थिर कर दें, चालक तार के ताप को स्थिर कर दें हम, यदि उसकी भौतिक अवस्था को न चेंज करें, तो यह मान नियत रहता है। यम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ नियत रहता है, जिसको चालक तार का प्रतिरोध भी कहते हैं। अब यहाँ पर स्थिर ताप पर चूंकि स्थिर ताप पर यम एल अपान एन स्क्वायर ए टाउ का मान नियत रहता है, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध आर कहते हैं, अर्थात अतः R इक्वल टू हो जाएगा यम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 6 है, और ये इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगा। इस प्रकार से इक्वेशन 6 और 7 से समीकरण 6 व 7 से V बाई आई इक्वल टू आर, जो ओम का नियम है, जो ओम का नियम है। इस प्रकार से यदि मान लीजिए किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें उत्पन्न पोटेंशियल और धारा का अनुपात एक नियत आता है, नियत होता है, जिसको चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। और इस चालक तार के प्रतिरोध R का मान यम एल अपान एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ होता है, जहाँ टाउ मुक्त इलेक्ट्रॉनों का शांति काल है और ए चालक का परिचय क्षेत्रफल है, ई प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यम एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, यल उस चालक तार की लंबाई है, आर चालक तार का प्रतिरोध है। इस प्रकार से हम अपवाह अथवा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कर लेते हैं। दैट्स ऑल।